देखिए बेटा, हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। अगर आप में से किसी को अपनी रिजल्ट पे डाउट है तो चेक कर लें। ठीक है, आप चेक कर लें, सब जो भी आपके डाउट्स हैं वो दूर हो जाए। ठीक है, ताकि उसके बाद जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट करनी है, उसमें कोई भी मसला ना हो। तो इसके लिए जो है वो आप भले चेक कर लें। अगर कोई भी मसला है, किसी को लगता है कि हमने उसकी मार्क्स कम लगाई है, तो आप बिल्कुल, आपको चेक करने का जो है वो राइट है। आप चेक कर लें कि आपकी मार्क्स हमने सही लगाई है या हमने जानबूझ के आपकी मार्क्स कम कर दिया। तो क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ये आदत है कि पेरेंट्स जब पूछते हैं कि मार्क्स कम क्यों है, तो कहते हैं सर वालों ने कम लगाई। और फिर कहते हैं देखें आपके सामने मैं पूछता हूँ या पूछती हूँ, तो पेरेंट्स के सामने बैठ के हमें मैसेज एक फेंक देंगे कि सर हमारी रिजल्ट गलत लगी है। तो अगर रिजल्ट गलत लगी है तो आप अपने पेरेंट्स को ले आए, सामने देख लेते हैं। ठीक है, कि आपकी बात अगर सही है तो आपको 5 मार्क्स इजाफी देंगे। अगर आपकी बात गलत हुई तो 10 मार्क्स कम कर देंगे। ठीक है, अगर आपको ये चीज सही लगे तो फिर आप चेक कर लें। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा। आपकी जो नेक्स्ट जीटी होगी वो मोस्ट प्रोबेबली जो होगी वो 10 मार्च के बाद जो संडे होगा उसके होगी। फिर 10 मार्च के बाद कब पता नहीं कब है संडे। ठीक है, संडे या मंडे, सॉरी मंडे। अब वो पता नहीं कब है, 10 मार्च के बाद जो भी मंडे होगा। और ये पैटर्न जो होगा वो फिक्स होगा। एक 10 से 15 के दरमियान होगी, और दूसरी जो होगी वो 25 से 4-5 के दरमियान होगी। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर जरूरी नहीं है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकता है, को जरूरी नहीं है कि मंडे हो, तो उस हिसाब से अब अपनी ये तैयारी रखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। नए सिलेबस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है ये फर्स्ट ईयर के अंदर दिया गया है। नए बुक के अंदर ये फर्स्ट ईयर के अंदर है, और कुछ एडिशनल टॉपिक्स जो है वो शामिल किए गए हैं नए बुक के अंदर। तो जो एडिशनल एक दो टॉपिक्स है उनको भी देख लेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं जो आपका पुराना बुक है, उसके बाद जो नया बुक होगा उसके अंदर एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, और उसके अंदर उसकी एक्सरसाइज भी चेंज है, और एक दो टॉपिक्स भी उसके अंदर डायपोल वगैरह जैसे इंक्लूड किए गए हैं, और मुख्तलिफ इलेक्ट्रिक फील्ड का भी एक जो है वो टॉपिक एक्स्ट्रा दिया हुआ है। तो इंशाल्लाह उसको भी देख लेंगे। तो सबसे पहले हमने डिस्कस करना है बेटा यहाँ पे चार्ज के बारे में, कि चार्ज किसको कहते हैं। देखिए, चार्ज की डेफिनेशन आपको पता है कि ये प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, ड्यू टू विच दे exert attractive or repulsive फोर्सेस है, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑन
ईच अदर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो होते हैं वो फोर्सेस लगाते हैं, जिनको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस कहते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की होती है उसको हम कहते हैं कि ये चार्ज है। ठीक है। अब यहाँ पे दो पार्टिकल हम इस्तेमाल करते हैं इसकी डेफिनेशन के अंदर, एक प्रोटॉन और एक हम करते हैं इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों दो डिफरेंट फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। ठीक है। जो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन होते हैं ये क्वार्क्स के बने हुए हैं, मतलब ये फर्दर डिविजिबल है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो फर्दर डिविजिबल है, और इसको अगर हम तोड़ेंगे तो फर्दर इसमें से कुछ पार्टिकल्स बनेंगे जिनको हम क्वार्क्स कहते हैं। ठीक है। जबकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ये फर्दर डिविजिबल नहीं है, और ये किसी भी क्वार्क का बना हुआ नहीं है। पार्टिकल्स दो कैटेगरीज के अंदर आते हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री फंडामेंटल पार्टिकल्स। ये कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो क्वार्क्स के बने हुए हैं, फर्दर डिविजिबल है, और कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो फर्दर डिविजिबल नहीं है, जो क्वार्क्स के नहीं बने हुए। जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्वार्क का बना हुआ नहीं है, इसको हम लेप्टॉन कहते हैं। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये हेड्रॉन कहलाते हैं, और हेड्रॉन जो होता है ये फर्दर जो होता है वो क्वार्क्स का बना हुआ है। और क्वार्क्स का आपको पता है कि छोटे पार्टिकल हैं जिसमें 6 पार्टिकल होते हैं। एक अप है, दूसरा डाउन है, टॉप है, और बॉटम है, जो है वो चार्म है, और स्ट्रेंज या ब्यूटी है। ये 6 जो होते हैं वो क्वार्क्स होते हैं, जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और आपको पता है जो प्रोटॉन होता है, अगर आप इसको करें तो प्रोटॉन जो होता है वो फर्दर क्वार्क्स का बना हुआ है, और प्रोटॉन में 2 अप और एक डाउन क्वार्क है। जबकि जो न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन के अंदर एक अप होता है और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं, ये हेड्रॉन से ताल्लुक रखते हैं। जबकि इलेक्ट्रॉन जो होता है ये लेप्टॉन होता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी जो होती है ये हेड्रॉन्स के ऊपर भी होती है और लेप्टॉन्स के ऊपर भी होती है। तो चार्ज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से जो होते हैं प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टी जो होती है उसको हम कहते हैं कि ये चार्ज है। जो हेड्रॉन होता है उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स लग सकती है, और वो न्यूक्लियस के अंदर रह सकता है। जिस पार्टिकल के ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट करती है वो न्यूक्लियस के अंदर रहता है। जिसके ऊपर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक्ट नहीं करती, जैसे लेप्टॉन होता है, वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं रह सकता। तो आप कह सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है एडॉन्स, इनके ऊपर स्ट्रांग न्यूक्लियर फोर्स लग सकती है, और ये न्यूक्लियस को बनाने वाले होते हैं। क्वार्क्स जो होते हैं इनसे भी छोटे हैं, ये भी चार्ज्ड पार्टिकल होते हैं, लेकिन ये ज्यादा देर तक इंडिपेंडेंट नहीं रह सकते। थोड़ी देर के लिए आजाद रहते हैं, उसके बाद कोई और पार्टिकल बना लेते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि जो कम से कम चार्ज होती है वो चार्ज आन इलेक्ट्रॉन। छोटे से छोटी जो चार्ज है वो चार्ज आन इलेक्ट्रॉन्स कही जाती है। जबकि छोटे से छोटे चार्ज क्वार्क्स होते हैं, लेकिन क्वार्क्स को इसलिए हम कंसीडर नहीं करते क्योंकि क्वार्क्स का लाइफ टाइम जो होता है वेरी शॉर्ट होता है। वो थोड़े टाइम तक जिंदा रहते हैं, उसके बाद वो खत्म हो जाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो होती है वो चार्ज आन इलेक्ट्रॉन होती है। तो आप कहोगे कि चार्ज स्मॉलेस्ट चार्ज existing
in nature is charge on electron, is charge on इलेक्ट्रॉन, ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, और उसके बाद चार्ज कैन नॉट रिजाइड विदाउट मास। बेटा चार्ज होती है वो मास के सिवा नहीं हो सकती। आप कह सकते हैं जिस तरह से ग्रेविटेशनल फोर्स एक प्रॉपर्टी है मास की, इसी तरह से चार्ज भी एक मास की ही प्रॉपर्टी है। अगर किसी चीज के पास मास होगा, मास कौन सा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास वो नहीं, रिलेटिविस्टिक मास नहीं। जैसे फोटॉन होता है, फोटॉन को क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं होती। जब फोटॉन को क्वांटिटी ऑफ मैटर नहीं होती तो फोटॉन के ऊपर जो है वो चार्ज नहीं होती। चार्ज किसी भी ऐसे पार्टिकल के ऊपर हो सकती है जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर हो, मास के सिवा चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकती। लेकिन मास चार्ज के सिवा एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि न्यूट्रल बॉडीज होती है। जब हम कहते हैं न्यूट्रल कोई बॉडी, इसका मकसद ये हम लेते हैं कि उसके अंदर प्रोटॉन्स की और इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद होती है वो बराबर होती है, इक्वल होती है। ठीक है, अब इसके बाद एनी बॉडी, या आप ये भी कह सकते हैं बॉडीज कैन बी चार्ज्ड ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बेटा जब कोई भी बॉडी चार्ज होती है तो उसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अगर कोई न्यूट्रल बॉडी, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद जो होती है वो बराबर होती है। अगर कोई बॉडी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स उससे निकल गए। अगर कोई बॉडी निगेटिवली चार्ज होती है, इसका मकसद है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे तो वो निगेटिवली चार्ज हो जाती है। अगर किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। कोई चीज पॉजिटिव चार्ज होती है, नेगेटिव चार्ज होती है, उसमें ट्रांसफर जो होती है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की होती है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास जो होता है कि इंसुलेटर, इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर कैन बी चार्ज्ड। इंसुलेटर या कंडक्टर जो होता है उसको हम चार्ज कर सकते हैं, क्योंकि चार्ज और करंट में फर्क होता है। इंसुलेटर के ऊपर भी चार्ज हम दे सकते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की तादाद अनबैलेंस्ड कर दे तो इंसुलेटर भी चार्ज हो सकता है। लेकिन फर्क ये होता है कि इंसुलेटर को जब चार्ज करते हैं तो चार्ज उसके ऊपर फ्लो नहीं करती, जबकि कंडक्टर को जब हम चार्ज करते हैं तो उसके ऊपर चार्ज फ्लो भी करती है। जैसे ये पेन है, अगर इंसुलेटर की होती है, उसकी एक टिप को चार्ज करते तो वही चार्ज होगी, बाकी कुछ भी चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर कोई कंडक्टर होगा, उसकी टिप को चार्ज करेंगे तो वो पूरी चार्ज उस बॉडी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। तो ये ध्यान में रखिएगा कि जैसे फॉर एग्जांपल एक गिलास होता है, गिलास के ऊपर अगर आप पानी का ड्रॉप रखोगे तो वो फैलेगा नहीं, लेकिन वही ड्रॉप किसी पेज के ऊपर रखोगे तो वो पूरे उसके अंदर फैल जाता है। तो इसी तरह से हम कहते हैं कि जब किसी भी कंडक्टर के ऊपर हम चार्ज रखते हैं तो पूरे कंडक्टर के अंदर वो फैल जाती है, जबकि जब हम इंसुलेटर को चार्ज करते हैं तो इंसुलेटर के ऊपर चार्ज जो होती है वो फैलती नहीं है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि इंसुलेटर और कंडक्टर दोनों को चार्ज किया जा सकता है। अब इसके अंदर आती है चार्ज डेंसिटी। जब किसी भी चीज को चार्ज करते हैं तो उसमें ये इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हमने उसको कितना चार्ज, कितनी चार्ज दी है।
क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जो होती है वो डिफरेंट इफेक्ट रखती है बॉडीज के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल 1 कूलम चार्ज है, आप उसको टेनिस बॉल को दे दें, और 1 कूलम चार्ज है आप फुटबॉल को दे दें, तो वही 1 कूलम चार्ज जब टेनिस के ऊपर आती है तो जो इफेक्ट बनता है, ठीक है, टेनिस बॉल की इलेक्ट्रिक फील्ड जो 1 कूलम चार्ज के बाद बनेगी वो स्ट्रांग बनेगी, जबकि फुटबॉल की इलेक्ट्रिक फील्ड 1 कूलम चार्ज के बाद वीक बनेगी। अगर वही 1 कूलम चार्ज अर्थ को दे देंगे तो अर्थ के ऊपर उसका असर न होने के बराबर होगा। तो इसका मकसद है जब इक्वल चार्ज डिफरेंट बॉडीज को हम देते हैं तो इक्वल इफेक्ट नहीं होता, इसलिए हम एक और चीज लेते हैं, चार्ज डेंसिटी। चार्ज के मुकाबले में हम चार्ज डेंसिटी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब चार्ज डेंसिटी क्या होती है? चार्ज डेंसिटी का मकसद है किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो चार्जेस हैं वो कितनी डेंस है। फॉर एग्जांपल 1 कूलम चार्ज टेनिस बॉल को देंगे तो टेनिस बॉल के ऊपर चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। वही 1 कूलम चार्ज फुटबॉल को देंगे तो फुटबॉल की एरिया बड़ी है, इसलिए उसी चार्ज की डेंसिटी फुटबॉल के हिसाब से कम हो जाएगी। तो वही होता है कि फॉर एग्जांपल एक स्पून है, अगर नमक का पानी के गिलास में डालेंगे तो उसके अंदर, पानी के गिलास के अंदर उसका असर अलग होगा। वही स्पून अगर हम किसी भी वाटर टैंक के अंदर हम डाल देंगे तो उसका इफेक्ट अलग हो। तो इसीलिए हम जब किसी भी चीज को चार्ज करते हैं तो फिर उसके अंदर हम चार्ज, किसी भी बॉडी को हमने कितनी चार्ज दी वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, उसकी चार्ज डेंसिटी कितनी है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो चार्ज डेंसिटी के अंदर हमारे पास तीन होते हैं। चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी के अंदर पहला हमारे पास होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको हम कहते हैं लेमडा। लेमडा यहाँ पे वेवलेंथ नहीं है, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सपोज करें अगर आपके पास कोई भी रॉड टाइप कोई चीज है, सपोज कर लेते हैं हमारे पास इस तरह से एक रॉड टाइप की कोई चीज है। आपको पता है रॉड की लेंथ तो होती है लेकिन इसका कोई खास वॉल्यूम नहीं होता। जैसे कोई पतली सी चीज हो रॉड की तरह हो तो उसका कोई खास वॉल्यूम नहीं होता। जब हम इसको चार्ज करते हैं इस तरह से तो चार्ज इसकी पूरी लेंथ के ऊपर फैल जाती है, तो इसको हम कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसको हम कहते हैं, इसका यूनिट होता है कूलम पर मीटर। अगर इस रॉड को हम 1 कूलम चार्ज देंगे और ऐसी ही सेम रॉड को 2 कूलम देंगे तो 1 कूलम के ऊपर चार्ज डेंसिटी कम होगी और 2 कूलम के ऊपर चार्ज डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर चार्ज से ज्यादा इंपॉर्टेंट जो होती है वो चार्ज डेंसिटी होती है। दूसरी होती है एरिया चार्ज डेंसिटी। ये होती है कंडक्टर के अंदर। देखिए कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी होती है कि इन कंडक्टर चार्ज always resides always resides on surface of कंडक्टर। जब किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो चार्ज हमेशा उसके सरफेस के ऊपर रहती है। जैसे आपके पास एक मेटल का बाल हो, अगर आप उसके अंदर बीच में चार्ज रख दें तो जहां पे आप चार्ज रखोगे ना वहीं पे चार्ज नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप उसको पॉजिटिव चार्ज करोगे या नेगेटिव चार्ज करोगे तो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगी, और चार्जेस के रिपेल करने की वजह से वो चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस पे ले आएंगे। ठीक है। जैसे अगर आपके पास आयल हो, आयल को पानी के अंदर डालें तो पानी के अंदर जो आयल आप डालोगे तो वो फिल्टर होके सरफेस पे आ जाएगा।
तो इसी तरह से जब चार्ज किसी भी कंडक्टर के अंदर रखी जाती है, फिर उसकी किसी भी जगह पे रखें, वो चार्ज एक दूसरे को रिपेल करके सरफेस पे ले आएगी, तो चार्ज जो होती है वो हमेशा सरफेस पे रहती है। ठीक है, तो चार्ज जो होती है वो कंडक्टर के अंदर हमेशा जो रहती है वो कहाँ पे रहती है, सरफेस ऑफ कंडक्टर के ऊपर रहती है। इसलिए हम जब भी किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो एरिया चार्ज डेंसिटी लेते हैं। तो इसका सिंबल होती है चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर कोई आपके पास स्फेयर है, उसको आपने थोड़ी चार्ज दी है, या एक स्फेयर है जिसको आपने ज्यादा चार्ज दिए, ठीक है, इसको आपने ज्यादा चार्ज दिए तो इसकी चार्ज डेंसिटी कम है और इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये होता है इसका यूनिट जो होता है। ठीक है, इसका जो यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर। तो ये होता है कि इसको हम कहते हैं एरिया चार्ज डेंसिटी। और तीसरी जो चीज होती है उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बेटा ये कंडक्टर का तो पूरा होता नहीं है, वॉल्यूम चार्ज होता नहीं है। अगर इंसुलेटर का चाहे तो पूरा वॉल्यूम चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो वॉल्यूम हमेशा इंसुलेटर का ही हो सकता है कि उसका पूरा वॉल्यूम जो होता है वो चार्ज हो सकता है। बाकी कंडक्टर के अंदर ऐसी कोई भी फिनोमिना नहीं होती कि हम कहें कि कंडक्ट जो होता है वो कंडक्टर का पूरा वॉल्यूम जो होता है वो चार्ज होता है। ठीक है, तो पूरे वॉल्यूम के अंदर जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होती है तो उसको हम कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और इसको हम लेते हैं इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, और इसका होता है कूलम पर मीटर क्यूब। एक बात और भी ध्यान में रखें कि जब आप किसी भी जो है वो कंडक्टर को चार्ज करते हैं और अगर उस कंडक्टर की कोई शार्प एज होती है इस तरह से, तो हमेशा चार्ज जो होती है वो शार्प एज पे ज्यादा आ जाती है। हमेशा शार्प एज पे ज्यादा चार्ज अक्यूमुलेट होती है। इसको हम कहते हैं करोना इफेक्ट। ठीक है, करोना इफेक्ट हम कहते हैं बेटा। इसके बाद है हमारे पास बेटा चार्ज की प्रॉपर्टी। आप कहोगे कि चार्ज जो होती है बेटा, चार्ज इज कंजर्व्ड, कि चार्ज जो होती है कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। न क्रिएट की जा सकती है और न ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। ठीक है, अगर कोई आपके पास 1 कूलम चार्ज है, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 प्रोटॉन्स हैं, तो आप उनको न क्रिएट कर सकते हैं फर्दर, न डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या आप ये भी कहते हैं जब आप किसी भी एक चीज को नेगेटिव चार्ज करते हो, पॉजिटिव चार्ज करते हो, तो उससे इलेक्ट्रॉन लेते हो, वही इलेक्ट्रॉन आप किसी और चीज को दोगे, तो एक चीज अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो दूसरी चीज क्या हो जाएगी, निगेटिव चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद है बेटा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड का मकसद है जब किसी भी चीज को चार्ज करते हैं तो उसे इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो चार्ज होगी 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर दो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो उसके ऊपर चार्ज कितनी होगी, 1.6 10⁻19 कूलम, मीन्स 3.2 इंटू 10⁻19 कूलम। अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे तो 1.6 10⁻19 कूलम, 4.8 10⁻, इस तरह से होता है कि चार्ज हमेशा इन स्टेट्स ऑफ चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप इसको कहोगे चार्ज ऑन एनी बॉडी, ठीक है, इज इंटीग्रल मल्टीपल, इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन
इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसको हम कहते हैं Q इज इक्वल टू एन ई, इस तरह भी लिख सकते हैं। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, इफ 10 power 6 electrons are removed from a body, then calculate charge on body। देखिए क्यू होती है बेटा एन ई, 10 power 6, ई होती है 1.6 इंटू 10 power - 19, क्यू इज इक्वल टू 1.6 10 power - 13 कूलम। ठीक है, और बेटा आखिरी इसकी प्रॉपर्टी है, चार्ज इज नॉट अफेक्टेड बाय मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट जो होता है, जब कोई भी बॉडी मूव करती है, तो वो अगर चार्ज है, उसके ऊपर 1 कूलम चार्ज है, तो वो 1 कूलम चार्ज ही रहेगी, चाहे वो मूव करे चाहे वो रेस्ट में हो। चार्ज के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता उस चार्ज के मूव करने से। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज थी बेटा चार्ज की, जो आपके माइंड में होनी चाहिए। कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ के बारे में। कल बेटा आपकी जो होगी वो सीटिंग अरेंजमेंट होगी। मैं लिस्ट भेजता हूँ ग्रुप्स के अंदर के कौन सा किसको किस क्लास के अंदर बैठना है। तो कल जो है वो आप उसी क्लास के अंदर बैठिएगा, फिर मैं जब आऊँगा तो फिर जो है वो सीटिंग अरेंजमेंट करवा दूंगा। तो मैं आपको भेजूंगा बेटा कल क्लास वाइज, उसके अंदर देख लीजिए।